दोस्तों यह जियो भी अब जीने नहीं देगा। फालतू में अंबानी ने सिम का नाम जियो रखा। जियो नहीं, अब इस सिम का नाम मारो होना चाहिए। खुश हो रहे थे ना तुम अनंत अंबानी की शादी देखकर, खर्चा तुम्ही से वसूल कर लिया। पहले आदमी का काम रोटी कपड़ा और मकान से चल जाता था, पर जियो ने आदत लगाई कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ इंटरनेट की आदत डालो, डेटा की आदत डालो। अब डेटा की जब आदत डल गई, आटा के साथ साथ डाटा भी महंगा हो गया। जब जियो ने अपने प्लान इंक्रीज किया तो इसके पीछे पीछे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने भी कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये सब निजी कंपनियां मनमानी करते हैं। अब आप सोचेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की मशीन भारत का बीएसएनएल एकदम से लॉस में कैसे चला गया। ये बीएसएनएल फेल हुआ या जानबूझ के इसको फेल किया गया। इस मुश्किल हालात के बाद भी यह अब तक टिका हुआ कैसे है, और क्या यह वास्तव में बीएसएनएल वापसी कर पाएगा, और बीएसएनएल का वापसी करना आम आदमी के लिए जरूरी क्यों है, और इस पूरे गेम में टाटा जी का क्या भूमिका है, इन सब पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ गुप्ता है। आज इस पूरे घटनाक्रम से 4 ऐसी चीजें हैं जो हमको सीखने को मिलेगी, और ये सबक से हमको सीख लेना चाहिए। वो सबक क्या है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर डाटा के महंगे होने से परेशान हो, बीएसएनएल की बहुत याद आ रही है, और आपको लगता है कि सही वक्त पे आपका भाई सही टॉपिक उठाया है और डीपली रिसर्च की है, तो भैया एक लाइक तो बनता है। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि बीएसएनएल की शुरुआत कैसे हुई। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों बीएसएनएल का कनेक्शन उस ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है जब कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ यानी तार का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में यह डिपार्टमेंट अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो टेलीग्राफ की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट के कंधों पर आ गई। इसके बाद डॉट ने कई सब्सिडी कंपनी की शुरुआत की, जिनके जरिए वो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम करने लगे। साथ ही इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लाइंस के जरिए दुनिया के बाकी देशों से भी जोड़ा। इधर 90 के दशक में कई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां इंडिया में अपने पैर जमाने लगी थी। इन्हीं से कंपटीशन करने और सर्विस पॉलिसी को बेहतर करने के लिए सरकार ने 1999 में डॉट को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे पहला था डीटीएस और दूसरा था डीटी डॉट। डीटी डॉट का काम अब सिर्फ पॉलिसीज बनाना था और सर्विस प्रोवाइड करने का काम डीटीएस के हाथों में आ गया। फिर आया 1 अक्टूबर 2000 का दिन, जब सरकार ने डीटीएस का नाम बदलकर बीएसएनएल कर दिया, और इस तरह से बीएसएनएल की शुरुआत हुई, जिसने पूरे भारत को कनेक्ट करने का काम किया था। बीएसएनएल को पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया गया, ताकि कंपनी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़े और यह आसानी से प्राइवेट कंपनी का मुकाबला कर सके। बीएसएनएल को बनाने का मकसद था कि देश में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फैलाकर हर नागरिक को कॉल और इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की जा सके, जिसका असर यह हुआ कि 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G और 2005 में ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफर की गई। लेकिन इसके बाद भी पहले साल ही जबरदस्त प्रॉफिट किया, और 2001 से लेकर 2008 तक 8 सालों में एक भी बार लॉस में नहीं गई, बल्कि टोटल 8 सालों में 4668 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। भारत सरकार के लिए एक समय ऐसा था, सन 2004 से 5 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट सिंगल ईयर में कमाया। यह बात उस जमाने की है जब बीएसएनएल ने डोमिनेट क्या करता था। 70 रुपए पर शेयर मार्केट था, और एयरसेल, डोकोमो, आइडिया उसके सामने बौने नजर आते थे। दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में राज करने वाला बीएसएनएल समय के साथ डूबता चला गया। दरअसल इस कंपनी के अंदर 2004 से ही एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसके मास्टरमाइंड थे उस समय के यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन दयानिधि मारन। पता चला कि उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। पता नहीं क्या बात हो गई। फिर बाद में मीडिया में खबर निकल के आई कि उन्होंने अपने घर पर बीएसएनएल के बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से 323 हाई स्पीड कनेक्शन की लाइनें अपने घर पे डलवा रखी। 323 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अपने घर पर क्या कर रहे थे, तो उस समय बीएसएनएल की लाइनें से इनका जो प्राइवेट नेटवर्क था, सन नेटवर्क, उस नेटवर्क से उनको खुद का मीडिया चैनल चल रहा था, उसको सप्लाई दे रहे थे। इस स्कैम से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ का चूना लग गया था। अभी बीएसएनएल इस लॉस को रिकवर करने में लगा था। सरकारी पैसों से, बीएसएनएल के पैसों से प्राइवेट मीडिया चल रहा है। तो अब जब ये गड़बड़ी पकड़ में आ गई तो दयानिधि मारन ने रिजाइन कर दिया। उस समय की गठबंधन की सरकार थी, तो उन्हीं के पार्टी के दूसरे व्यक्ति आए, ए राजा, वो बने टेलीकॉम मिनिस्टर। उस समय बीएसएनएल प्लान कर रहा था
वाई मैक्स टेक्नोलॉजी लाने की, भैया हम स्पेक्ट्रम बांटेंगे और पूरे देश में जगह जगह जाएगा और वायरलेस डाटा ट्रांसफर होगा और जबरदस्त इंटरनेट मिलेगा। पर उसका जो एक्शन हुआ 2G स्पेक्ट्रम का, उसमें हो गया 2G घोटाला। जो अखबार में आ रहा था 1,76,000 करोड़ का घोटाला, बस उस घोटाले के बाद से BSNL के उल्टे दिन चालू हो गए और ऐसा लॉस लगा कि वो लॉस हर साल बढ़ता ही रहा और आज तक प्रॉफिट की शक्ल BSNL ने नहीं देखी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा को बरी कर दिया। तो दोस्तों, इसको आप घोटाला कह सकते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो BSNL में गड़बड़ी निकल गई। 2 बड़ी टेलीकॉम मिनिस्टर घर पे लाइन ले रखा था, दूसरा टेलीकॉम मिनिस्टर घोटाला कर रहा है। तो एक्चुअली उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने कंपनी को नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिया था, जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनी को बहुत ही कम प्राइस पर स्पेक्ट्रम मिला था। लेकिन जब यह मामला सामने आया तो बड़े लेवल पर CBI इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और बाकी कंपनी के साथ साथ BSNL के टेंडर की भी जांच होने लगी, जिससे इस कंपनी के कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट स्लो पड़ गए। फिर इसे लॉसेज का सामना करना पड़ा। 2007 से 2010 के बीच इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और मार्केट में नए नए प्लेयर उतरते जा रहे थे। सभी प्राइवेट कंपनी तरह तरह के प्लान ऑफर करके वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इस दौरान BSNL पूरी तरह से सुस्त पड़ा था और 2010 में इसका मार्केट शेयर गिर चुका था। इसका असल वजह सरकारी एम्प्लॉय का निठल्लापन कहे या गवर्नमेंट का करप्शन। सरकार ने कहा ये BSNL के नाम पर कुछ भी टेंडर निकलता है, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी। फिर जांच और 2 मंत्री तो हट गए, क्या करें, बोले ये प्रोजेक्ट ही बंद करो। कुछ नहीं कर रहे हैं नया, तो उसमें नया इक्विपमेंट खरीदना ही नहीं, नए टावर लगाने ही नहीं, जो पड़ा है उसको ही चलने दो। तो इस तरह से उसके हाथ पांव बांधकर BSNL को पटक दिया साइड में और उधर प्राइवेट प्लेयर मनमानी तरीके से आगे बढ़ते रहे। ये था सबसे प्रमुख कारण जिसकी वजह से BSNL की ग्रोथ एकदम से रुक गई। सेकंड सबसे बड़ी गलती रूड स्टाफ और इनका अग्रेसिव बिहेवियर। सरकारी कंपनी थी ना, तो BSNL के कर्मचारियों में घमंड, इससे जनता त्रस्त थी, ऑप्शन ढूंढ रही थी। जैसे ही ऑप्शन मिला जनता कूद पड़ी। तीसरा सबसे बड़ा कारण था जो सबको दिख रहा है, जियो की एंट्री। जियो ने आगे कहा भैया सस्ता इंटरनेट नहीं, जियो 3G नहीं 4G फ्री में ले लो। और जनता को जब 3G की जगह 4G का चस्का लग गया तो इधर BSNL 2G और 3G में ही लगा था और उधर बात हो रही थी 4G की, तो कौन जाएगा 2G 3G में जब 4G अवेलेबल है। इस कारण एयरसेल, टाटा डोकोमो और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो खत्म हो गई। चौथा जो मुख्य कारण था वो था BSNL का इंटरनल कारण, इनकी एफिशिएंसी मतलब होता है टेक ARPU। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक यूजर से कितना कमाते हो ARPU निकलता है। जैसे शहर में अगर आप काम करोगे तो आपको शहर का आदमी ज्यादा पैसा देगा तो आपका ARPU ज्यादा होगा। और BSNL मोस्टली काम करती थी गांव में, दूर दराज में, पहाड़ों में। और तो और BSNL सरकारी कंपनी है जो सस्ता रखना जरूरी था। एक तो इसका इनकम कम था प्लस इसके खर्चे ज्यादा थे। BSNL में एक टाइम पे 1,70,000 एम्प्लॉय हुआ करता था और सबकी मोटी मोटी सैलरी, तो इधर इनकम तो आ नहीं रही और इतने मोटे खर्चे। BSNL की कमर टूटनी तय थी। तो BSNL क्यों टूटा ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन BSNL टूटना नहीं चाहिए, यह जरूरी है। तो लो जी, BSNL की जरूरत हमको है क्यों, टूट गया तो टूट गया। बहुत कंपनी बंद होती है, एक और सही, लेकिन ऐसा होता तो निजी कंपनी और मनमानी करने लगती। BSNL बंद नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो दोस्तों आपने अभी आंखों के सामने देख लिया कि टू कंट्रोल द कंपटीशन अभी BSNL खत्म हो गया और प्राइवेट प्लेयर वैसे चले गए। ले दे के 3 कंपनी बच गई है और ये तीनों कंपनी मिलकर 90% बाजार लेकर बैठी है। ये तीनों मिलकर कमरे में जो डिसाइड कर ले वही रेट है। तो इनकी रेट को कंट्रोल करने के लिए इनके मन में डर नहीं है। वो जानते हैं कि हम जो चाहेंगे वो रेट कर लेंगे। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी। BSNL का नेटवर्क भी मौजूद हो तो BSNL भी बोले हम भी देंगे 4G, हम भी देंगे 5G और हम भी खड़े हैं। तो जनता को जैसे ही प्राइवेट कंपनियां 10 रुपए बढ़ाएगा तो जनता फटाक से BSNL में आएगी और फिर ये डर के मारे अपने आप को रेट कंट्रोल में रखेंगे। अभी इसको कोई डर नहीं है, तो इनको डराने के लिए BSNL का खड़ा होना जरूरी है। इसीलिए BSNL जिंदा होना जरूरी है।
अब एक सवाल आता है, अगर बीएसएनएल में इतनी लंका लगी हुई है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, खर्चा ज्यादा है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, सर्विस खराब है, फिर अभी भी बीएसएनएल जिंदा कैसे है? अब डोकोमो खत्म हो गया है, एयरसेल खत्म हो गया है, तो बीएसएनएल को भी खत्म हो जाना चाहिए। इसके दो कारण हैं, खत्म क्यों नहीं हुआ। पहला, बीएसएनएल ने ऐसे ऐसे गाँव में, ऐसे ऐसे पहाड़ों में, ऐसे ऐसे जगहों पर कनेक्शन लगा रखा है जहाँ पे ना कोई अभी तक निजी टेलीकॉम कंपनियां गया है और ना ही जाने की अभी सोच रहा है। बीएसएनएल वहाँ पर अपनी सुविधा दे रहा है, जिसके कारण बीएसएनएल अभी जिंदा है। और दूसरा कारण है, बीएसएनएल की सरकारी कंपनी, इसको मिलती है सरकार की बैसाखी। तो मोदी सरकार फंड पे फंड रिलीज करे जा रही है, बीएसएनएल की तनख्वाह तो सरकार देगी, रेंट सरकार चुकाएगी और इन लोगों को इनके टावर के खर्चे निभाएगी। तो सरकार की बैसाखी से काम चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका शायद आप इंतजार कर रहे हैं कि यह बीएसएनएल बाउंस बैक करेगा कि नहीं, वापस आएगा कि नहीं। यह वापस आ सकता है, इसके 4 कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आ जाएगा। पहला कारण, करंट गवर्नमेंट। मोदी जी पिछले 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड बीएसएनएल को रिवाइवल के लिए रिलीज कर चुके हैं। यह सरकार को पता है कि बीएसएनएल को चाहे डुबाया किसी ने भी हो, अगर हमारी निगरानी में बीएसएनएल बंद हो गया तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, बीएसएनएल को जिंदा रखना जरूरी है। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा भरोसा है वो इस सरकार से और मोदी जी से भी बड़ा भरोसा है, वो टाटा का भरोसा। जहाँ इस काम का ठेका दिया गया है वो दिया गया है रतन टाटा जी के कंपनी टीसीएस को। 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस को दिया गया है। और जब टीसीएस यह कहती है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि 2024 तक लगा देंगे, सब जगह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वही रहेगा, सॉफ्टवेयर में जरा सा अपडेट करेंगे 4G ही 5G हो जाएगा। तो मुझे टाटा पर भरोसा है, टाटा कर देगी। तीसरा कारण, सरकार ने पुराने एम्प्लॉय को या तो रिटायर कर चुके हैं या बीआरएस दे दिया है। अभी जो नई भर्ती हुई है वो इस गलती से सीख चुके हैं कि लॉस में गई तो इतने लोगों को बीआरएस लेना पड़ेगा। तो अब शायद इनको अकल ठिकाने आ गई है और अब वो रूट बिहेवियर नहीं देखने को मिलेगा और शायद अब एफिशिएंसी से काम करने लगे, ये मुझे उम्मीद है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण लग रहा है, बीएसएनएल के सपोर्ट में पब्लिक उतर गई है। पब्लिक पहले बीएसएनएल को इग्नोर करके बैठी थी और फ्री के लालच में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया है कि जब लात पड़ी है तो सबको समझ में आ गया कि प्राइवेट प्लेयर किसी के सगे नहीं। जियो के प्रति लोग भाग पोट कर रहे हैं, लोग भाग दूर जा रहे हैं, उसके मन में खटास सी है। और जैसे ही बीएसएनएल का ऑप्शन ढूंढ रहे थे, बीएसएनएल मौके पर चौका लगा गया तो एक बार पूरा मार्केट शेयर खींच ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर बीएसएनएल रिवाइव कर गया तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में या तो जियो को और फायदा होगा या फिर आपका शोषण होगा। तुम्हारी आदत जो पड़ गई है इसके बिना रह नहीं पाओगे, इसीलिए किसी भी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग, जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ भी फ्री दिया जा रहा है, तुम्हारा आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, कहीं न कहीं पे भार तो तुम पे ही आने वाला है। तो कोई भी आदमी कुछ सस्ता दे, फ्री में दे, तो यह सोचकर मत देखना कि मजे आ गए, वो मजा तुमसे ही वसूला जाएगा। तीसरा लर्निंग, यह चीज हमें बीएसएनएल से सीखने को मिलती है कि अपग्रेड रहोगे तो जिंदा रहोगे। जब दुनिया 2G से 3G पे गई, 3G से 4G पे गई और 4G से 5G पे, और बीएसएनएल नहीं जा पाया, तभी तो उसकी यह हालत खराब है। प्राइवेट कंपनी की तरह अगर एक साथ के साथ 3G, 4G, 5G लाता तो भाई साहब बीएसएनएल इतने बुरे दिन में नहीं जाता, क्योंकि ये बदला नहीं, इसीलिए मारा गया। और चौथा लास्ट, ज्यादा घमंड ठीक नहीं है। ज्यादा घमंड रावण का ही नहीं रहा। हालांकि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के C. कैंपस में बीएसएनएल की 5G नेटवर्क की क्षमता का हैंड्स ऑन टेस्ट किया। इस दौरान सिंधिया ने वीडियो कॉलिंग का अनुभव किया, जिसे 5G नेटवर्क पर किया गया। हालांकि बीएसएनएल की 4G और 5G की सेवाओं की लॉन्चिंग में कुछ देरी हो रही है। अब यह देखना है कि बीएसएनएल 4G और 5G कब तक पूरे देश में लॉन्च कर पाती है। तो दोस्तों, आई होप दैट कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।